हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब थी। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूँ वो टॉपिक है आपका मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के बारे में। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो जब मैंने आपको पेपर का एनालिसिस करके बताया था कि जितने भी आपके D++ के अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर हुए और मल्टीपल शिफ्ट के अंदर जो आपके पेपर हुए थे, तो पर्टिकुलर जितने भी आपके चैप्टर निकाले, चाहे आपका डेवलपमेंट निकाला, इंटेलिजेंस निकाला, या जो आपके अलग अलग जो पेडागोजिकल सेक्शन निकाले या साइकोलॉजी के सेक्शन निकाले, तो उनके जो पर्टिकुलर चैप्टर निकालते हैं और एक एवरेज निकाली जाती है कि भाई इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, एक शिफ्ट में इसमें से इतने क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। तो अगर मैं सिर्फ साइकोलॉजी का सेक्शन निकालता हूँ, साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी इसका मनोविज्ञान का इतिहास निकालता हूँ, तो उसमें से इतने क्वेश्चन नहीं निकले जितने बाकी और सब में से देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में दिया हुआ है और एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को यहाँ से मिल जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। इसलिए मैंने इसको लास्ट में कराया है आपको, मतलब जो मेन मेन चैप्टर थे वो मैंने आपको इसलिए शुरुआत में कराए, क्योंकि वो चैप्टर ना सिर्फ आपको D++ के अंदर हेल्प देते, बल्कि आपको और दूसरा टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो उसमें भी आपको हेल्प करते हैं। इसलिए मेरी स्ट्रेटेजी ये थी, मान लीजिए आप D++ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर कोई और दूसरा एग्जाम आपके सामने आ जाए तो एटलीस्ट आपकी उनकी भी तैयारी साथ के साथ हो जाए। इसलिए मैंने आपको वो चैप्टर पहले कराए, ना कि आपको मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ाया, क्योंकि ये इतना पूछा नहीं जाता हो और दूसरे एग्जाम के अंदर कोई एक आधा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाए तो मिल जाए। मनोविज्ञान का जो आपका ये चैप्टर है, अपने आप में ही इतना बड़ा चैप्टर है, मतलब सबसे पुराना सब्जेक्ट है मनोविज्ञान। अपने आप में बहुत पुराना सब्जेक्ट है। इतना मुझे उम्मीद है पूरी दुनिया के अंदर शायद कोई ऐसा आदमी होगा जिसको पूरे मनोविज्ञान की मतलब नॉलेज है। बहुत कम ऐसे आदमी होंगे, ठीक है। मैं तो बहुत अलग ही चीज हूँ, मतलब पूरी दुनिया के अंदर ऐसे बहुत कम आदमी है जिसको मनोविज्ञान की पूरी नॉलेज है। बहुत कम ऐसे आदमी देखने को आपको मिलेंगे। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत पुराना सब्जेक्ट है जो आपका मनोविज्ञान का सब्जेक्ट है। अब इस पूरे सब्जेक्ट में से हमको सिर्फ उतनी चीजें निकालनी है जो हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल हो, जिससे हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमारा वो क्वेश्चन बन जाए। अब इस मनोविज्ञान के अंदर हमारे जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आते हैं, जैसे मैंने आपको एक चैप्टर कराया था लर्निंग का, अधिगम का कराया था, बीच में डाल दिया था भाई लर्निंग क्या होती है, लर्निंग को प्रभावित करने वाले क्या क्या होते हैं, लर्निंग की विशेषताएं क्या होती है। बट मैंने आपको लर्निंग की थ्योरी नहीं कराई थी। मैंने ये सोचा था कि लर्निंग की थ्योरी मैं आपको, ये जो मनोवैज्ञानिक जो मैं आपको कराऊंगा, तो जब मैं आपको मनोविज्ञान के बारे में बताऊंगा तब इसके अंदर आपको थ्योरी करा दूंगा, ठीक है। तो मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में बताकर फिर मैं आपको इसकी थ्योरी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं मनोविज्ञान के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, जो आप लोग पढ़ते रहते हो कि आखिरकार साइकोलॉजी होती क्या है, ठीक है जी। सभी को गुड इवनिंग। देखिए, अगर मैं बात करूं मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान के बारे में जान लीजिए पहले थोड़ी सी एक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या कहती है मनोविज्ञान के बारे में, होता क्या है, ठीक है। मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं यानी जो मेंटल प्रोसेस होता है, अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, और विभिन्न संदर्भों में विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए, मनोविज्ञान बेसिकली आप लोगों को पढ़ाया क्यों जा रहा है? मनोविज्ञान आप लोगों को इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोग मेंटल प्रोसेस बच्चा किस प्रकार करता है अपना, आप लोग अपना मेंटल प्रोसेस किस प्रकार कर रहे हो, अपने अनुभवों का यूज किस प्रकार से कर रहे हो, किस प्रकार से आप लोग अपना व्यवहार दिखा रहे हो, इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में आप लोग अपने और दूसरे की प्रक्रियाओं में जानकर अपने टीचिंग प्रोसेस को अपना सको। उसी प्रकार से अपना शिक्षण आप लोग अपनी क्लासरूम में, अपने स्कूल में दे सको। इसलिए आपको ये चीजें, आपको ये सब्जेक्ट, आपको मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए आपको सिलेबस के अंदर दिया जाता है। अगर आपको मनोविज्ञान की नॉलेज नहीं होगी, बच्चे के बारे में नॉलेज नहीं होगी, बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, कि बच्चा किस प्रकार से अपना मेंटल प्रोसेस करता है, किस प्रकार से व्यवहार करता है, छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा इस स्टेज के अंदर होता है तो कैसे करता है, छोटा बच्चा इस स्टेज के अंदर होगा तो उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, छोटा बच्चा इस प्रकार से अपने इमोशंस को दिखाता है। अगर एक टीचर को इस प्रकार की नॉलेज नहीं होगी तो कैसे वो बच्चों को पढ़ा लेगा, कैसे उनके साथ वो हैंडल कर पाएगा चीजें। इसलिए एक टीचर को ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दिया जाता है जो आपका मनोविज्ञान का सब्जेक्ट है, ना सिर्फ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में,
बल्कि जो टीचर होता है वो निपुण भी हो जाता है काफी चीजें जानने में सोसाइटी से, जब वो इंटरेक्ट भी करता है। तो ठीक है, इसलिए ये मनोविज्ञान का सब्जेक्ट एक टीचर को पढ़ाना बहुत ज्यादा और पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है बच्चे के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो मनोविज्ञान का ये सब्जेक्ट यही कहता है कि जिसमें व्यवहार का, मेंटल प्रोसेस का, एक्सपीरियंस का, इन सभी की नॉलेज मनोविज्ञान के माध्यम से उसको कराई जाती है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी यहाँ पर विशेषता कह लीजिए, डेफिनेशन कह लीजिए। आखिर नीचे अभी और परिभाषा आपकी आने वाली है मनोविज्ञान से संबंधित, जो आपकी महत्वपूर्ण भी है, उनके बारे में बात करेंगे आगे। पहले एक छोटी सी बात, ये सामने आपकी जो स्क्रीन पर लिखी हुई थी। अगर मनोविज्ञान के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो देखिए उसके बारे में ये है, पहले मैंने कहा ना बहुत पुराना सब्जेक्ट है, बहुत ही पुराना सब्जेक्ट है। पहले मनोविज्ञान को फिलोसफी के अंदर ऐड करके पढ़ाया जाता था, लेकिन फिर इसको फिलोसफी से अलग हटा दिया और अब इसको एज अ सब्जेक्ट के रूप में अलग से पढ़ाया जाता है। वरना पहले आपका ये फिलोसफी ही का ही एक सब्जेक्ट था, लेकिन अब इसको, अब नहीं मतलब बहुत पहले इसको एक अलग कर दिया और अब ये अलग सब्जेक्ट के रूप में मनोविज्ञान देखा जाता है। अलग क्यों कर दिया? अलग करा इसको संरचनावादियों ने। ठीक है, अब वो संरचनावादी कौन है, क्या उन्होंने बातें कही, वो आपकी जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जाएगी तो आपको पता चलता जाएगा उन्होंने ये वाली बात क्यों कही। ठीक है, तो उनकी वजह से इसको हटाया गया और मतलब उन्होंने क्या क्या बातें कही थी वो आप लोग देखते जाना जैसे जैसे वीडियो चलती जाए। ठीक है, तो मनोविज्ञान के बारे में आप लोग जाने थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में। ये सिर्फ बहुत मामूली जानकारी है, वरना और इतिहास में जाओगे बहुत पुराना इसका इतिहास है, बट हमको जरूरत नहीं है। आपके पास कभी टाइम मिलेगा तो पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में उतना डिटेल में चीजें आपके नहीं आती है और ना ही टीचिंग एग्जाम में आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर बात करें साइकोलॉजी की, बात करें तो जो देखिए जो साइकोलॉजी है बेसिकली आपके जो ग्रीक भाषा है इसके दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जो आपका साइकोलॉजी यानी जो ये जिसको आप लोग मनोविज्ञान कहते हो, तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। और वो दो शब्द कौन कौन से है? वो दो शब्द है आपका साइकी और एक है आपका लोगस। इन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है विज्ञान कह लीजिए या फिर इसको अध्ययन कह लीजिए, एक ही बात है, इसका दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, यानी कि आत्मा के अध्ययन को ग्रीक भाषा में जो दो वर्ड शब्दों से मिलकर बना है इसका मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। ठीक है, तो आप लोग समझ गए साइकोलॉजी वर्ड जो निकल कर आया जिसको आप लोग मनोविज्ञान कहते हो, तो साइकोलॉजी इन दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस से, जिसको कहा जाता है आत्मा का अध्ययन जिसको कहा जाता है। ठीक है, छोटी सी पृष्ठभूमि मैंने आपको मनोविज्ञान के बारे में बताई है जो आपको जाननी थोड़ी सी जरूरी थी। ठीक है, तो यहां तक आप लोग ने देखा मनोविज्ञान के बारे में। अब कुछ मनोविज्ञान की परिभाषा डेफिनेशन देख लेते हैं। ये सभी डेफिनेशन आपकी ऑथेंटिक है, इनको देख लेना, क्योंकि अगर डेफिनेशन आपके एग्जाम में आएगी तो इन्हीं में से देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। देखिए डेफिनेशन कहती है, पहले कहते हैं जेबी वॉटसन। वॉटसन कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित और शुद्ध विज्ञान है। अब देखिए वॉटसन जो होते हैं आपके व्यवहारवादी थे। अब बहुत से बच्चे जो पहली बार देख रहे हैं अब उनको यही नहीं पता कि व्यवहारवाद क्या होता है, व्यवहारवादी कौन कौन से हुए। इसलिए मैंने कहा कि आज जब वीडियो आगे बढ़ती चली जाएगी इसके कई सारे पार्ट आपको देखने को मिलेंगे और पर्टिकुलर जो जो मनोवैज्ञानिक हुए उनके बारे में आपको चीजें पता चलती जाएगी, तो फिर आपको चीजें समझ में आती जाएगी। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि व्यवहारवाद के आपके प्रवर्तक है जेबी वॉटसन है, तो व्यवहार की बात ये करते हुए मिलेंगे तो व्यवहार शब्द आ जाएगा तो आपके जेबी वॉटसन आ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी ये आपकी इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको जैसे अभी मिल जाएगी पीडीएफ के रूप में, तो इनके ऊपर नजर डाल लेना। लेकिन जैसे जैसे चैप्टर आपका आगे बढ़ता जाएगा तो 2-3 क्लास होने के बाद ये डेफिनेशन आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है, बट मैंने आपकी शुरुआत में इसलिए डलवा दी क्योंकि मनोविज्ञान की परिभाषाएं पूछी थी, इसलिए अगर बाद में डलवाता तो बाद में दिक्कत हो जाती फिर। ठीक है, अगले मैकडूगल कहते हैं कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। सेम वुडवर्थ कहते हैं आपके, ठीक है, जो आपके प्रकारवादी हो गए। अब फिर वही वाली बात आ जाएगी कि अब ये फंक्शनलिज्म कौन हो गए, ये अभी आज आपकी वीडियो में आएंगे, थोड़ा सा वेट करते रहिए। ठीक है, ये कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार और संबंधों का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। ठीक है,
आगे देखिए, बोरिंग कहते हैं कि आपके मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। बीएफ स्किनर कहते हैं, ठीक है, कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का। अब देखिए, जो व्यवहारवादी होंगे तो उनके जो डेफिनेशन होगी वह तो व्यवहार देखने को मिल ही जाएगा। और अनुभव का विज्ञान है, उनका कहना है कि मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे व्यवहारवादी, मतलब जो व्यवहारवादी नहीं है उनके में नहीं मिलेगा, उनकी में भी आपको में कुछ के में व्यवहार की बात देखने को मिल जाएगी। लेकिन जब आप थोड़ा सा 2-3 क्लास ले लोगे, आज की देख लोगे, 1-2 क्लास और ले लोगे, तो चीजें इनके बारे में आपको क्लियर हो जाएगी। फिलहाल डेफिनेशन इनकी देख लीजिए, बस आपको इनको याद करना है। बाई चांस आपके एग्जाम में आ गई तो आप इनको सिर्फ समझ पाओ, क्योंकि डेफिनेशन में भाई हमको डेफिनेशन याद करनी पड़ती है और कुछ नहीं करना पड़ता। सबसे मेन बात है आपकी ऑथेंटिक डेफिनेशन है, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताई। अब देखिए, मनोविज्ञान की हम प्रकृति देख लेते हैं कि कैसे कैसे मनोविज्ञान अस्तित्व के अंदर आया। पहले किस प्रकार का मनोविज्ञान आया, फिर किस प्रकार आया, फिर किस प्रकार आया, और आज की डेट के अंदर किस प्रकार का मनोविज्ञान चल रहा है, जरा उसके बारे में हम लोग एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए, जो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मनोविज्ञान की, तो सबसे पहले मनोविज्ञान आया, आत्मा का मनोविज्ञान आया, ठीक है। यानी बात हुई मनोविज्ञान को, वाई साइंस ऑफ सोल आई, ठीक है। यानी मनोविज्ञान को माना गया आत्मा का विज्ञान माना गया, ठीक है। तो साइकोलॉजी को क्या माना गया, साइंस ऑफ साउल माना गया, यानी आत्मा की स्टडी माना गया, ठीक है। क्या माना गया, आत्मा का अध्ययन करने को क्या माना गया, मनोविज्ञान माना गया। अभी ये लगभग आया था आपका जब 16वीं शताब्दी थी। कौन सी थी, जब आपकी 16वीं शताब्दी तक आया गया, नहीं मतलब 16वीं शताब्दी तक ये लगभग आपका चला, कि इसमें जो आत्मा रहती है ना, तो आत्मा का स्टडी करिए आप लोग। अगर आपने आत्मा की स्टडी कर ली तो समझ लीजिए आपको सामने वाले का जो कैरेक्टर है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको उसके मनोवैज्ञानिक तरीके से आप लोग बता सकते हो अब ये क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला, उसकी पूरी की पूरी एक्टिविटी आपको पता लग जाएगी। अब इसमें बेसिकली इस जो आपके आत्मा के विज्ञान है, इसके आपके कुछ समर्थक भी हुए। इसके बेसिकली 3 समर्थक आपके बड़े फेमस हुए, जो थे आपके प्लेटो, अरस्तु और आपके डेकार्टे, ठीक है। ये इसके क्या हुए, ये तीनों इसके समर्थक माने जाते हैं, ठीक है। ये के क्या माने जाते हैं, ये तीनों इसके समर्थक माने जाते हैं आत्मा के विज्ञान के। लेकिन यार जरा एक बात मुझे बताओ, आत्मा का विज्ञान माना गया यहां पर मनोविज्ञान को, लेकिन आत्मा को क्या किसी ने देखा है क्या, मतलब कोई एक ऐसा है जिसने आत्मा को कभी देखा हो या कभी आत्मा को पकड़ा हो, ठीक है। अब क्या होगा, हमने मूवी के अंदर देखा है, मूवी के अंदर तो झूठ मूठ दिखा देते हैं, ठीक है, या किसी के अंदर घुस जाती है तब पकड़ लेते हैं। तो जो आत्मा होती है, जब आत्मा को किसी ने देखा नहीं, पकड़ा नहीं, तो उसकी स्टडी कैसे कर लोगे, स्टडी करना पॉसिबल नहीं है ना। तो यहां पर इस वाले इसकी आत्मा के विज्ञान की आलोचना देखने को मिली। क्या देखने को मिली, इसकी देखने को मिली आलोचना। और ये वाला भी क्या हो गया आपका, ये ज्यादा चल नहीं पाया और ये भी आपका रुक गया, फेल हो गया, और आत्मा का विज्ञान चल नहीं पाया। इसके बाद आत्मा के विज्ञान के बाद आपका जो दूसरा आया इसके बाद, वो आया आपका मन या मस्तिष्क का विज्ञान। कौन सा आया, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ माइंड आया, ठीक है। साइंस ऑफ माइंड आया, जिसके समर्थक माने जाते हैं आपके पोम्पोनोजी, जिसके समर्थक माने जाते हैं, ठीक है, जिसके समर्थक माने जाते हैं आपके पोम्पोनोजी, जिसके समर्थक आपके माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि जो माइंड के अंदर एक्टिविटीज चलती रहती है, दिमाग के अंदर जो एक्टिविटीज चलती रहती है, उसकी स्टडी करिए कि किस प्रकार से माइंड काम करता है, जो एक्टिविटीज करता है, प्रोसेस करता है, थिंकिंग करता है, XYZ जो भी काम करता है उसकी स्टडी करिए, ठीक है। तो मनोविज्ञान के अंदर आप उसकी स्टडी करिए। तो बहुत टाइम तक ये भी चला, काफी चला, कुछ लोग इसके समर्थन में आए, ठीक है, कुछ जगह पर ये प्रभावशाली भी रहा, लेकिन धीरे धीरे करके इसका भी प्रभाव खत्म होता गया। खत्म ये होता गया कि जो माइंड होता है, मन होता है, भाई हम इसका मेजर कैसे करें, मापन कैसे करें। कुछ लोगों पर इफेक्टिव हुआ शुरू में, कुछ लोगों पर धीरे धीरे करके नेगेटिव परिणाम आने शुरू हो गए। तो ये भी फिर ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, ठीक है, ये भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। तो ये भी किसका शिकार बना, ये भी फिर बन गया आलोचना का शिकार बन गया। और उसके बाद फिर जो नया आया वो आया चेतना का विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस आया। जब आया साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस आया, तो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस दिया आपका विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने, ठीक है, ये दिया आपका
विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने, ठीक है, ये दिया विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने। अब देखिए जब आपका ये देखने को मिला तो उसके बाद इसने कहा कि आप जो है ना कॉन्शियस माइंड की जो जो चेतन मन होता है, जो चेतना होती है, ठीक है, कॉन्शियस की बात हो रही है यहाँ पर, आप उसकी स्टडी करिए। कॉन्शियस का मतलब जो चीज अभी प्रेजेंट में चल रही है। जैसे भी आप लोग क्या काम पढ़ रहे हो, अभी आप DSSB का पढ़ रहे हो, ठीक है, और अभी कौन पढ़ा रहे हैं आपको, अभी सचिन सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो करंट में जो चीज आपको याद है, जो चीज अभी जानते हो, तो उसके ऊपर सिर्फ आप लोग स्टडी करिए। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने आपको सिगमंड फ्राइड की थ्योरी बताई थी, तो उसके अंदर माइंड भी अगर आपको बताए थे तो 3 प्रकार के बताए थे, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और आपके अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है, 3 प्रकार के माइंड बताए थे। यहां पर एक मनोवैज्ञानिक और देखने को मिले थे, विलियम मैकडूगल। तो विलियम मैकडूगल को तो इस चेतन मन से ही बड़ी नफरत थी, ठीक है, इन्होंने इसको बड़ा बेकार बताया था कि चेतन वेतन कुछ नहीं होता, भगाओ इसे जो है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर एक थ्योरी ये देखने को मिली थी कि कॉन्शियस के साथ सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड भी तो होते हैं। और मैकडूगल कह रहा हूँ, सिगमंड फ्राइड ने तो इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना, 90% तक इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना हमारे माइंड के अंदर। इसको तो लगभग आपका 10% ही ठीक माना था, ठीक है। तो इस वजह से ये भी आपका शिकार हो गई थी, किसका, ये भी आपका शिकार हो गई। एक सेकंड, आपके कमेंट का आगे, ठीक है, आ गई, ये भी आपका शिकार हो गई, आलोचना का शिकार हो गई, और ये भी ज्यादा दिनों तक फिर नहीं चल पाई। उसके बाद फिर अगली टर्म आई आपकी व्यवहार का विज्ञान, ठीक है, साइंस ऑफ बिहेवियर। यानी जो आपकी चली, पहले इसका बता देता हूं, जो चली आपकी 20वीं शताब्दी से लेके, और ये चल रही है आपकी अभी तक, ठीक है, कभी तक, अभी तक, मेरे पेन लिखने तक चल रही है ठीक है, यानी अभी तक चल रही है आपकी। इसमें क्या होता है, इसमें लोगों के व्यवहार की स्टडी की जाती है। कोई आदमी किस प्रकार से बोल रहा है, किस प्रकार से एक्टिविटीज कर रहा है, किस प्रकार से अपने काम को कर रहा है, तो उसके व्यवहार को ऑब्जर्व करिए। अगर आपने उसके व्यवहार को ऑब्जर्व कर लिया तो आज उसके व्यक्तित्व का पूरी तरीके से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसमें क्या करा जाता है, उसके व्यवहार का अवलोकन करा जाता है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, अगर कुछ भी आपको, जैसे मैं हूं, ठीक है, अभी जैसे हमारी क्लास कितनी हो गई, मेरे ख्याल से 2 महीने कुछ हो गए, 2 ढाई महीने हो गए। तो 2 ढाई महीने में मेरे ख्याल से शायद मेरी 2 छुट्टी भी नहीं हुई होगी, ठीक है, 2 छुट्टी मेरी हुई होगी। और 2 छुट्टी मेरी जो भी हुई है, तो जैसे अभी मेरी कल तबीयत खराब की वजह से हुई, तो मैं उसकी जगह क्या काम करता हूँ, दोपहर में कभी क्लास ले लेता हूँ, वरना मेरी छुट्टी लेने की आदत नहीं है। तो मैंने बता दिया कि भाई मेरी तबीयत खराब है, तो बच्चे यकीन कर लेते हैं कि भाई चलो ठीक है, 2 ढाई महीने में छुट्टी बन जाती है, 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, सर फिर उसकी भरपाई कर देते हैं। अगर मैं 2 महीने में 20 दिन की छुट्टी लूं और हर बार आके ये कहूं कि भाई मैं आज भी मेरी तबीयत खराब है, आज भी मेरी तबीयत खराब है, आज मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ गया था, तो वहां पर बच्चे समझ जाएंगे ये मेरा बेवकूफ बना रहा है, इसकी कोई तबीयत खराब नहीं होती है, इसके घर पे कोई रिश्तेदार नहीं आ रहे, ये रोज रोज आकर मेरा बेवकूफ बनाता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन चल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे क्या काम कर रहे, ऑब्जर्व कर रहे हैं सामने वाले का कि किस प्रकार से व्यवहार दिखा रहा है, ठीक है, यानी झूठ बोल रहा है रोज। अगर छोटा बच्चा काम करके ले आता है टीचर के सामने और वो बोलता है कि सर आज मेरा काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास पेंसिल नहीं थी, आज मैं काम इसलिए करके नहीं लाया सर मेरे पास कॉपी नहीं थी, या घर में लाइट नहीं आई थी, तो टीचर 1 दिन 2 दिन 3 दिन एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर बच्चा रोज झूठ बोल रहा है तो टीचर उसके व्यवहार को पकड़ लेगा, ठीक है, ऑब्जर्व कर लेगा कि बच्चा रोज झूठ बोल कर आ रहा है, तो उसके टीचर व्यवहार को पकड़कर फिर टीचर उसको डायग्नोस करेगा कि बेटा रोज आप झूठ बोल रहे हो, अच्छा बताओ क्या प्रॉब्लम है, असलियत में प्रॉब्लम बताओ है क्या। तो फिर बच्चा बताएगा अपनी रियल प्रॉब्लम क्या है। या तो वो कहेगा कि मुझे आपका तरीका पसंद नहीं आ रहा, या फिर वो ये कह सकता है कि सर मेरे साथ घर में कुछ प्रॉब्लम है, वो कुछ ना कुछ फिर प्रॉब्लम जरूर बताएगा। तो वहां पर बेसिकली टीचर क्या काम कर रहा है, टीचर उसके व्यवहार का अवलोकन कर रहा है, ठीक है, क्या काम कर रहा है, उसके व्यवहार का अवलोकन कर रहा है। इसलिए ही तो मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, ताकि क्या काम करे, व्यवहार का अवलोकन करे, बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन करे। यह व्यवहार का अवलोकन करना जरूरी है। आप लोगों ने एक चीज देखी है, जैसे अभी केवीएस के इंटरव्यू हुए, ठीक है, तो मैं खुद पैनल के अंदर बैठा रहता था, ठीक, मैंने तो खैर इंटरव्यू दिए हुए, काफी इंटरव्यू मैंने दिए हुए, खुद पास भी किए हुए सरकारी जो इंटरव्यू होते हैं।
तो जब मैं इंटरव्यू पैनल में बैठा रहता था तो बच्चों के इंटरव्यू लेते थे, जो बच्चे देने आते हैं और अभी टीजीटी पीजीटी वालों के हुए, तो वहां पर बेसिकली हम लोग क्या काम करते हैं, उनकी नॉलेज का टेस्ट नहीं लेते। नॉलेज का टेस्ट उन्होंने किस में दे दिया, अपने रिटर्न एग्जाम में दे दिया उनकी नॉलेज का टेस्ट, जो उनको अपनी नॉलेज का टेस्ट देना है। अब हम उनके बिहेवियर का, उनके व्यवहार का टेस्ट लेते हैं। कैसे बच्चा अंदर एंट्री ले रहा है, किस प्रकार से सामने बैठा है, किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, किस प्रकार से झूठ बोल रहा है। अच्छा, मुझे यहां तक पता लग जाता है कि जैसे वो सामने वाला झूठ बोल रहा है, तो सामने वाला झूठ बोलने के बाद उसकी हाँ में हाँ इस तरीके से मिलाते हैं, अच्छा हाँ ये भी ठीक है, तो उसको पता है क्या लगता है कि मैं बेवकूफ बना रहा हूँ सामने वाले को, और हमें क्या लगता है कि हम बेवकूफ बन रहे हैं। ठीक है, तो सामने वालों को लगता जाता है मैं बेवकूफ बना रहा हूं, हमें लगता है कि हम बेवकूफ बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि देखो आप झूठ बोल रहे थे और ये झूठ आपने बोला और आप पकड़े गए, और यही आप लोगों ने अपने बायोडाटा में लिखा हुआ है, और ऐसे आप वहां पर पकड़े जाओगे। तो फिर वो कहता है, फिर हम कहते हैं अब तो इंटरव्यू खत्म हो गया, अब सही से बताओ ये झूठ बोला था ना, फिर मुंडी हिलती है, हाँ सर झूठ बोला था। तो बेसिकली ये जो होता है ये व्यवहार का विज्ञान होता है। ठीक है, जो अभी तक इसलिए चल पा रहा है, अभी तक ये स्टडी इसलिए चल पाई है। अब यहां पर मनोविज्ञान की कुछ वो भी होती है, विद्या भी होती है, और मनोविज्ञान की विद्या मुझे नहीं लग रहा शायद आपको इतनी पढ़ने की जरूरत होती है, जिसमें आपकी एक यही होगी, आपकी इंटरव्यू मेथड होगी, इंटरव्यू के माध्यम से जिसमें स्टडी की जाती है। ठीक है, तो आपका पहले तो इंटरव्यू होगी, जो मैंने आपको भी एग्जांपल के थ्रू बताई। आपका क्वेश्चनर मेथड हो गया, ठीक है, क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया, सोशियोमेट्रिक मेथड हो गया आपका। तो ऐसी बहुत सारी मनोविज्ञान की विधियां है, आई थिंक इतनी इंपॉर्टेंट अब नहीं रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो ये सब आप लोग समझ गए कि किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक एक एक करके अपने अस्तित्व में आया, और अभी तक करंट में कौन सा चल रहा है, बिहेवियर की स्टडी चल रही है। ठीक है, व्यवहार का अध्ययन चल रहा है, व्यवहार का विज्ञान अभी तक करंट में चल रहा है। अब ये व्यवहार का जो स्टडी चल रही है, इसमें किन किन लोगों ने क्या कहा था, जब धीरे धीरे चलेगी क्लास तब मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपका? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए आपका नेक्स्ट के ऊपर देखते हैं। अब देखिए, कुछ मनोविज्ञान के क्षेत्र होते हैं, हल्की से नजर डाल लीजिए, ये जितने क्षेत्र लिखे हुए हैं ना, इनके अलावा इनके डबल और है। अब क्योंकि सर आपने इतने लिखे हुए, अब बेसिकली मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं, बाई चांस आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग उसका खुद भी आंसर निकाल सकते हो, वरना इनसे भी ज्यादा डबल क्षेत्र है जो आपके मनोविज्ञान के एरिया होते हैं, स्कोप होते हैं। देखिए, पहला है नॉर्मल साइकोलॉजी, सामान्य विज्ञान। मान लीजिए कोई सामान्य लोग है, ठीक है, अगर हमने मान लीजिए उनका चेक करना है, उनको चेक करना है मनोविज्ञान के थ्रू, मान लीजिए जैसे इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो उनको चेक करना है, तो उनको कैसे चेक कर सकते हैं, इंटरव्यू के माध्यम से चेक कर सकते हैं, हम भी सामान्य लोग हैं, किस प्रकार से एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको मुझको चेक करना है, तो सामान्य लोगों को चेक करना है आपको, तो सामान्य मनोविज्ञान के थ्रू आप लोग चेक कर सकते हो, उनके व्यवहार के थ्रू चेक कर सकते हो आप लोग कैसा व्यवहार वो कर रहे हैं। असामान्य मनोविज्ञान, अगर किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई आकर, कोई छोटा बच्चा जैसे मैंने कहा रोज आकर झूठ बोल रहा है, कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, लाइट नहीं थी, पापा नहीं करने दिया, कहा रोज असामान्य मतलब तरीके से झूठ बोल रहा है, तो असामान्य मनोविज्ञान हो जाएगा। फिर आपको उसके साथ क्या करना पड़ेगा, क्लिनिकल आपको साइकोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, नैदानिक मनोविज्ञान का यूज करना पड़ेगा। फिर आपको प्रॉब्लम पूछनी पड़ेगी कि बेटा क्या दिक्कत है आपके साथ, बताओ, अब मेरे साथ चीजें शेयर करो, अब आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी, जब समाज के लोग मिलकर एक साथ क्या काम करे, आपको जज करे, और जज कह रहा हूं आपको डायग्नोस करे, ठीक है, कि आप किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हो। आप लोग देखते हो ना कि जैसे ज्यादातर ये चीज गांव देहात के अंदर देखने को मिलती है कि कुछ समाज के लोग बैठ जाते हैं शाम के टाइम जो है अपना, और फिर देखते क्या फलाने का लड़का तो कुछ बदला हुआ लग रहा है आजकल, आजकल तो बस सुबह निकलता है और शाम को अपना घर में घुस जाता है और ज्यादा बात नहीं करता, पढ़ाई लिखाई में लग रहा है। तो इस प्रकार से क्या काम करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब समाज के लोग इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, बाल मनोविज्ञान की आप सभी को पता है, चाइल्ड साइकोलॉजी, जो आप बच्चे के व्यवहार का अवलोकन यहां पर करते हो। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी, भाई एजुकेशन साइकोलॉजी में इतना ही है, जो आप लोगों का जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। किसका, जो आपकी सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अवलोकन किया जाता है, किसका, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है इसके व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। जैसे हमारी अभी चल रही है सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, आई थिंक हमारी सही चल रही है, सही दिशा में चल रही है, हमारा आधे से ज्यादा लगभग कंप्लीट हो ही गया है। ठीक है, तो
अगला है आपका पैरासाइकोलॉजी। अच्छा देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका पैरासाइकोलॉजी, ठीक है। पैरासाइकोलॉजी के अंदर पता है बेसिकली क्या होता है? पैरासाइकोलॉजी बहुत हाई लेवल की आपकी साइकोलॉजी होती है। कुछ ही लोग मतलब इसके अंदर सक्सेसफुल होते हैं। आप पैरासाइकोलॉजी के अंदर जैसे मान लीजिए कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, तो इन लोगों को पहले पता लग जाता है, जो ये ऐसे मनोवैज्ञानिक होते हैं। किसी को मतलब यकीन है पुराने जन्म के, जो पूर्व जन्म होते हैं, पहले के जन्म होते हैं, तो ये लोग बता देते हैं कि भाई तुम्हारे पुराने जन्म में तुम ये हुआ था, पुराने जन्म में तुम्हारे साथ ये दुर्घटना हो गई थी, तुम्हें जल्दी मार दिया था, तुम्हें ये कर दिया था, अब तुम्हारी आत्मा इस तरीके से आ रही है। मतलब इस तरीके से यूज करते हैं। या फिर तुम्हारे साथ ये दिक्कत होने वाली है, घटना होने वाली है, इस तरीके से कुछ हाइपोथेटिकल जो चीजें होती है उनका भी आंसर मतलब ये खोजने की चीजें बता देते हैं। बड़ी एडवांस लेवल की साइकोलॉजी होती है जो आपकी पैरासाइकोलॉजी के अंदर होती है। आई थिंक एक मैं नाम पढ़ रहा था, राजस्थान के अंदर है एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, एग्जैक्ट ध्यान मुझे नहीं आ रहा, तो वहां पर इसकी स्टडी की जाती है पैरासाइकोलॉजी की। अगर आपको अपना पुराना जन्म देखना हो, या फिर आपको देखना हो मेरे साथ क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, तो यहाँ पे चेक करवा लेना, जाकर सर्च करना। राजस्थान के अंदर है, और शायद एक जगह और होगी कहीं पर राजस्थान वाली फेमस है, ठीक है। तो चेक करवा लेना कि क्या होने वाला है, अच्छा बुरा, ठीक। अगला है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। अब देखिए हर आदमी अपना क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से भरा पड़ा है जो इंडिया देश है। सेम हमारी जो क्लासरूम है वो भी भरी पड़ी है। तो साइकोलॉजी पर पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग भी अलग अलग होती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पर्सन पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरे पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए मैं भी राजस्थान जाऊंगा कभी पैरासाइकोलॉजी, ठीक। अब देखिए मनोविज्ञान के अगर इतिहास की बात करें, सिंपल से आपको ये शब्द देखने को जरूर मिलते होंगे जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। इनके ऊपर एक बार नजर डालिए। आपके कमेंट कहाँ चले जाते हैं भाई, एक सेकंड, आ गए आ गए। ये पैरा वाले कहाँ मिलेंगे भाई? मैंने राजस्थान में सुने थे, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। आप गूगल करके देखिए, मुझे भी बताना गूगल करके, ठीक है। सर जी मैं राजस्थान से हूँ। प्रियंका आप देखना इसमें, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा उस यूनिवर्सिटी का, अगर मुझे ध्यान होता तो मैं आपको जरूर बताता, ठीक। अब देखिए आपको ये नाम ध्यान रखना है, जो शुरुआत हुई थी मनोविज्ञान की, इसकी साइकोलॉजी की जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले जो इसकी शुरुआत करी थी वो शुरुआत करी थी विलियम मुंट ने शुरुआत करी थी। ये रहने वाले थे आपके जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी के रहने वाले थे। तो जर्मनी के अंदर इन्होंने शुरुआत करी थी, एक लिप्जिंग नाम की जगह पर शुरुआत करी थी जर्मनी में जो है। तो यहाँ पर इसकी लेबोरेटरी में 1889 में इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है। और ये जो सबसे पहली जो लैब बनाई थी वो इन्होंने ही बनाई थी, आपकी इसकी साइकोलॉजी की यानी कि मनोविज्ञान की लैब बनाई थी। अब देखो यार इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना आपके काम की नहीं है, ठीक है। आपके एग्जाम में नहीं आनी, तो इसलिए आपको बताने का कुछ फायदा नहीं बनता। कभी टाइम मिलाकर पढ़ लेना, अगर आपका कभी और मन करे तो आपके एग्जाम में बेसिकली आनी नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, एक तो डेट ध्यान रख लो कि 1889 में विलियम मुंट ने लिप्जिंग में जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण करा था। बस इतना आपको ध्यान रखना है। मतलब मनोविज्ञान की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले इस वाली लेबोरेटरी से शुरू हुई थी। एक और आपके मनोवैज्ञानिक हुए विलियम जेम्स, ठीक है, जो विलियम जेम्स थे, इन्होंने कैम्ब्रिज में थी, यूएसए में है ये आपकी, मसाचुसेट्स, इसमें आपकी एक और प्रयोगशाला की स्थापना करी थी। इसके बाद का जो आपका सेक्शन है ये वाला प्रकार्यवादी का, ये आपको वीडियो के एंड में मैं आपको शेयर करूंगा। ये गलती से यहाँ पर आपका टाइप हो गया, ये आगे शेयर करूंगा, वरना भी आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रकार्यवादी क्या होते हैं, फलाना क्या होते हैं, ठीक है। ये दो लैब मुझे आपको बतानी थी। सबसे पहले ये वाली लैब आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद इस वाली लैब का आपको स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये लैब की मैंने आपको बता दी। अब देखिए इंडिया की और बात करें, ये तो वर्ल्ड की बात होगी कि सबसे पहले लिप्जिंग में हुई थी। इंडिया में कब शुरुआत हुई? तो इंडिया में जो शुरुआत हुई थी भाई 1916 में शुरुआत हुई थी, कोलकाता यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी। और किन की देखरेख में? सेन गुप्ता की देखरेख में हुई थी। इसलिए आपका नहीं आएगा कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में गिरिंदर शेखर बोस रहे। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, श्री सेन गुप्ता का नाम ध्यान रखना है, ठीक है, जो इसके आपके देख रेख में जिनकी शुरुआत हुई, इनके मेन आपके अध्यक्ष रहे, ठीक है, 1916 में कोलकाता यूनिवर्सिटी में। इसको देख लेना, 1940 में कोलकाता में लुम्बिनी पार्क मेंटल की भी स्थापना हुई, ठीक है, इनको देख लेना।
अच्छा देखिए, ये तो मैंने आपको बता दी इंडिया में कब शुरुआत हुई, ऑल ओवर वर्ल्ड में कब शुरुआत हुई। आपके जो एनसीईआरटी की किताब है ना, तो एनसीईआरटी की किताबों के अंदर कुछ आपकी मेन ईयर्स दिए हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण साल दिए हुए हैं। बाई चांस आपके एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण जैसे ईयर पूछ लिए, साल पूछ लिए और मनोविज्ञान से पूछ लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इनके बाहर वो जाएगा। यही साल पूछेगा कि फलानी चीज किस साल में आई। तो आपको जो साल याद करने हैं ना, ये वाले साल आपको याद करने हैं, ये वाले साल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए, ठीक है। तो इनके ऊपर एक बार नजर डाल लीजिए, कौन कौन से महत्वपूर्ण वो साल है, ठीक है। देखिए, ये वाला तो मैंने अभी आपको बताया, 1889 में विलियम वुंट ने लिप्जिंग जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान की स्थापना करी। 1890 में विलियम जेम्स ने, अच्छा यहाँ पर इन्होंने बुक लिखी है, बुक का नाम आपका प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी अपना प्रकाशित करी थी। 1895 में मनोविज्ञान की व्यवस्था के रूप में प्रकार्यवाद की स्थापना करी। प्रकार्यवाद क्या होता है, वीडियो जब आगे बढ़ेगी मैं आपको बताऊंगा प्रकार्यवाद क्या होता है। फिलहाल डेट याद कर लीजिए, 1895 में करी। 1900 में सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास करा। ये आप लोगों को पहले वैसे मैं बता चुका हूं, बस इनकी ईयर याद कर लेना, ठीक। 1904 में इवान पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला। आप लोगों को पता ही है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। कल मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उस वीडियो में जो मैं अपलोड करूंगा वो करूंगा व्यवहारवाद के ऊपर। आई थिंक मैंने बीच में वो गलती से अपलोड हो गई थी इनसे, ठीक है। वो इसके बाद अपलोड होनी थी वैसे वो वीडियो। उसके अंदर जो जो मेन 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 व्यवहारवादी है उनकी लगभग कई इंपोर्टेंट जो है उनकी एक साथ में ही वो वीडियो है, वो आपको कल मिल जाएगी। क्योंकि मैं देखिए, एक वीडियो के अंदर अगर मान लीजिए छोटा सिद्धांत है और छोटा सिद्धांत आपका 15 मिनट के अंदर खत्म हो रहा है, तो मैं उसके लिए एक वीडियो नहीं बनाऊंगा कि 15 मिनट के लिए खाली एक वीडियो बनाऊं। अगर मुझे लग रहा है कि 4-5 सिद्धांत मेरे एक वीडियो में कंप्लीट हो रहे हैं, तो मैं एक ही वीडियो बना दूंगा। मेरा मकसद ये नहीं है मैं ज्यादा वीडियो बनाकर और कोर्स को ज्यादा लंबा दिखाऊं। मेरा मकसद ये है कि मैं जो है आपको क्वालिटी कंटेंट दूं। अगर मेरी एक वीडियो में 5 सिद्धांत कंप्लीट हो रहे हैं, तो मैं 5 ही आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इयान पावलो जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी, उसके लिए उनको अपना एक ये नोबेल पुरस्कार मिला पाचन अवस्था के लिए, ठीक है। अगला 1905 में बिने और साइमन बुद्धि परीक्षण का विकास करा। देखो मैंने आपको बुद्धि वाला चैप्टर कराया था, ठीक है। तो बुद्धि वाले चैप्टर में जो इन्होंने शुरुआत करी थी आपके बिने और साइमन ने बुद्धि परीक्षण के लिए, जो इंटेलिजेंस टेस्ट करा था दोनों ने, ठीक है, जो आगे जाके साइमन टेस्ट से फेमस हुआ। 1912 में जर्मनी में गेस्टोल्ट मनोविज्ञान का उदय किया। अब कहोगे सर गेस्टोल्टवाद क्या होता है, कुछ नहीं होता, आगे बढ़ती जाएगी वीडियो तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल डेट याद करिए। 1916 कोलकाता यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुला, ये ध्यान रखिए। 1912 मनोविज्ञान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में सम्मिलित हुआ। 1924 भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1955 बेंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की स्थापना, रांची हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिसीज की स्थापना हुई। अगला है 1997 में गुड़गांव हरियाणा में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई। इसके फुल फॉर्म भी याद कर लेना, एनबीआरसी की नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। कई बार फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगला है 2005 में, इनका नाम याद कर लेना, थॉमस सेलिंग। थॉमस सेलिंग बेसिकली क्या है, अमेरिका के इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। अमेरिका के कौन है, आपके इकोनॉमिस्ट। तो अमेरिका के इकोनॉमिस्ट थे, तो इनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला, इन्हें मिला खेल सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। जो आर्थिक व्यवहार में सहयोग और द्वंद्व की समझ के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, 2005 के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला, जो अमेरिका के थॉमस सेलिंग थे, ठीक है। खेल सिद्धांत के लिए इनको जो मिला था। अब बेसिकली जो एनसीईआरटी के अंदर मेन टर्म जो मैंने आपको बताया, ये तो आपको समझ में आ गई होगी। इतना मनोविज्ञान के बारे में मैंने आपको बता दिया, मनोविज्ञान का जो थोड़ा थोड़ा इतिहास था वो आपको समझ आ दिया। लेकिन ये कुछ भी नहीं था, सही बताओ, मतलब ये कुछ भी नहीं है। इसके अलावा दुनिया भर की चीजें पढ़ने के लिए और दुनिया भर की चीज भी आपको पढ़ाने के लिए, बट हमको सिर्फ जाना है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो हमारा लेवल है DSSB का, पीआरटी का लेवल, उस पीआरटी के लेवल के अकॉर्डिंग हमको जाना है। बहुत एक्स्ट्रा चीज नहीं जानी कि बहुत एक्स्ट्रा चीज में चले गए, वरना मैंने बताया बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये जो आपका मनोविज्ञान का है, खत्म होने का नाम नहीं लेगा कभी भी, जो साइकोलॉजी का जो ये वाला सेक्शन है, ठीक है। अब देखिए अगले बात करते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय से, बात करते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से, बात करते हैं कि किस किस प्रकार से कौन कौन सा संप्रदाय कैसा आया।
यहां से बात करते हैं। अब देखिए जो आपको मनोविज्ञान के स्कूल दिख रहे हैं ना, अब यहां से मैं आपकी एक एक क्लास आपकी पर्टिकुलर इनके लगाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा संरचनावाद और प्रकार्यवाद के बारे में। ये दो स्कूल आज मैं आपको बता दूंगा, दो संप्रदाय आज मैं आपको बता दूंगा। व्यवहारवाद, कल इसकी एक क्लास आपको मिल जाएगी, यानी जो छुट्टी कल हुई थी उसकी भरपाई आपको हो जाएगी, ये कल इसकी एक क्लास मिल जाएगी। समग्रवाद संप्रदाय, इसकी एक क्लास आपको अलग मिलेगी, इसकी संप्रदायवादियों ने क्या कहा था, गेस्टाल्टवादियों ने क्या कहा था, ठीक है, इसके अंदर पर्टिकुलर आपके सिद्धांत भी आ जाएंगे। मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद के अंदर मैं आपको चीजें वैसी करा चुका हूं, और मनोविश्लेषणवाद मानवतावादी वादियों के बारे में ये भी मैं आपको कोशिश करूंगा एक क्लास के अंदर आपको दे दूं, और कोग्निटिविज्म और निर्मितवाद ये भी मैं आपको एक के अंदर करा दूंगा। लेकिन इनके अंदर जो आपके महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, जितने आपके महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बनते हैं, पियाजे आ जाए, आपके वाइगोत्स्की आ जाए, या आपके जितने लर्निंग थ्योरी से संबंधित आपके आ जाए, अब उनकी बारी आ जाती है कराने की। मतलब अब आपके यहां पर मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं, इसलिए जैसे लर्निंग थ्योरी जो आपकी आ जाती है ना, वो लर्निंग थ्योरी भी मैंने आपको लर्निंग वाले की जगह यहां ना करा कर अब यहां पर आपको कराऊंगा, ठीक है। तो यहां पर आपके मनोवैज्ञानिक अब आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आगे की क्लास अब हमारी इस तरीके से अब चलने वाली, ठीक। आई होप आप लोग मेरी बात को समझेंगे। तो आज मैं आपको क्या कराने वाला हूं, आज आपको मनोविज्ञान के कौन से स्कूल कराऊंगा, दो स्कूल कराऊंगा, संरचनावाद और प्रकार्यवाद, फिर आगे के कराऊंगा। बहुत बड़ा चैप्टर है भाई ये ठीक है। तो इसी तरीके से लेकर चलेंगे अब इनको। चलिए अब बात कर लेते हैं, दो की बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं संरचनावाद की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले किसकी बात करते हैं, संरचनावाद की बात करते हैं, यानी स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर लेते हैं। देखिए जो सबसे पहले आपका देखने को मिला स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद, जिसको दिया आपके विलियम वुंट ने, ठीक है, जिसको दिया आपके विलियम वुंट ने, जिसको दिया, और वुंट के साथ साथ इनके शिष्य भी थे, इनके शिष्य भी थे, और शिष्य का नाम था टिचेनर, ठीक है, शिष्य का नाम था टिचेनर। उन्होंने दिया आपका संरचनावाद यानी कि आपका स्ट्रक्चरलिज्म दिया। अब देखिए इस संप्रदाय के अंदर क्या होता है, मनोविज्ञान के इस संप्रदाय के अंदर माइंड की स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है, हमारे माइंड की स्टडी की जाती है, कि जो हमारा माइंड होता है ना, वो किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से चिंतन करता है, किस प्रकार से चेतनाओं का प्रोसेस करता है, ये सभी प्रकार की जो स्टडी की जाती है, ठीक है, ये सभी माइंड के अंदर जो जिस प्रकार की स्टडी की जाती है, इसी को आपका संरचनावाद कहा जाता है, ठीक है। ये सभी आपके संरचनावाद के अंदर आपका देखने को मिलती है। तो पहले बात आप लोग समझ गए कि मनोविज्ञान का जो आपका पहला संप्रदाय आया संरचनावाद, वो सीधा माइंड की स्टडी करने से आया, कि माइंड किस प्रकार का प्रोसेस करता है, मेंटली प्रोसेस करता है, सोचता है, चिंतन करता है, ठीक है, चेतनाओं को जानता है। तो इसके बारे में इन दोनों गुरु चेलों ने इसके ऊपर अपना स्टडी करी। इसी से संबंधित एक आपकी विधि भी देखने को मिली, जो विधि थी आपकी इंट्रोस्पेक्शन मेथड। कौन सी थी आपकी, इसी से संबंधित थी एक विधि आपकी इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अब देखिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसको अंतरदर्शन विधि भी कहते हैं, अंतरदर्शन विधि, अंतरदर्शन विधि। तो अंतरदर्शन विधि देखो यार, एक तो बहुत पुरानी विधि है, ठीक है, मैं कहूं मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि है, ठीक। ये है आपकी मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि, इसको कहा जाता है मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि है, ठीक है। क्या है, मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि, मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि है। अब देखो जब आपके सबसे पहले आपका संरचनावाद आया, तो उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो, जब इसके लिए इस विधि को लाया जा रहा है, तो मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि तो आपकी बनी जाती है। अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या होता है, इसमें आदमी अपने खुद के अंदर झांक कर देखता है, खुद के अंदर जाकर अपना ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अंदर खुद के अंदर झांक कर कैसे करता है, अपने मेंटल प्रोसेस का यूज करके खुद के अंदर ही देखता है, यार मैं काम ठीक कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, मैं सही से पढ़ भी पा रहा हूं नहीं पढ़ पा रहा हूं, ठीक है, या मैं इस काम को कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अपना जो यहां पर आदमी मूल्यांकन कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, खुद का दिमाग यूज कर रहा है, खुद से ही कर रहा है। यहां पर किससे कर रहा है, खुद से कर रहा है इंट्रोस्पेक्शन मेथड में, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड आप लोग समझ गए क्या होता है। लेकिन ये आपकी मेथड जो है चल नहीं पाई, और ये भी किसकी क्या हुई, इसकी
आलोचना का शिकार बनेगी। किसकी बन गई? ये भी आपकी आलोचना का शिकार बनेगी। अब आलोचना का शिकार ये बन गई, आदमी खुद से कैसे जज कर पाएगा सभी चीजों को, कैसे मेंटल प्रोसेस को नाप पाएगा कि किस प्रकार से आदमी सोच रहा है, किस प्रकार से उसका प्रोसेस चल रहा है माइंड के अंदर, खुद से ही कैसे सारी चीजें कर पाएगा। ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड सबसे पुरानी होने के बावजूद भी इसी वजह से आलोचना का शिकार बन गई थी। ठीक है, तो इस वजह से संरचनावाद भी ज्यादा नहीं चला। क्यों? क्योंकि माइंड की स्टडी की जा रही थी इसके अंदर। किसकी? माइंड की स्टडी इसके अंदर की जा रही थी। और माइंड के अलावा भी मतलब माइंड को मेजर थोड़ी किया जा सकता है, कैसे सोच रहा है, कैसे कर पा रहा है, तो ये भी आपका ज्यादा नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो माइंड का ये जो मापने का तो तरीका है, जिसकी वजह से इसको भी ज्यादा चलन में नहीं हो पाया। इसके बाद आपका देखने को मिला फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकार्यवाद, जिसको दिया आपके विलियम जेम्स ने। ठीक है, जिसको दिया आपके विलियम जेम्स ने, जिसको दिया। ठीक है, विलियम जेम्स इसके लिए बड़े प्रभावित थे। उससे कौन सा था वो, डार्विन का विकासवादी जो सिद्धांत था, ठीक है, उससे बड़े प्रभावित थे। डार्विन के विकासवादी सिद्धांत थे, डार्विन के जो विकासवादी सिद्धांत था ना, उससे बड़े प्रभावित थे। डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से प्रभावित थे और उसी से प्रभावित होकर इन्होंने आपका फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकार्यवाद को यहां पर दिया। ठीक है, जो इन्होंने एक अपने ऊपर एक लैब भी बनाई थी, तो ये सब इन्होंने प्रकार्यवाद के अंदर इस चीज को अपनाया। इनके साथ में इनके एक और सहयोगी थे, जिनको अनऑफिशियली इसके संस्थापक माना जाता है, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली संस्थापक माना जाता है। वो थे इनके साथ में जॉन डीवी, वो थे इनके साथ में जॉन डीवी। ठीक है, जिनको प्रगतिशील एजुकेशन के रूप में, संस्थापक के रूप में भी आप लोग देखते हो, प्रगतिशील एजुकेशन के रूप में देखते हो। जो प्रगतिशील एजुकेशन के बारे में जो इन्होंने कंसेप्ट बनाया, जो चीजें बताई ना, वो यहाँ प्रकार्यवाद से उठाकर इन्होंने बनाई, यानी यहां से चीजों को जोड़कर कनेक्ट करके बताई इन्होंने। ठीक है, अब बेसिकली प्रकार्यवाद के अंदर देखे क्या चीज जोड़ी जाती है। संरचनावाद के जाने के बाद प्रकार्यवाद बड़ा फेमस हुआ। ठीक है, ये काफी फेमस हुआ था जो आपका प्रकार्यवाद था। प्रकार्यवाद के अंदर क्या होता है, फंक्शनलिज्म के अंदर क्या होता है, फंक्शन यानी माइंड के फंक्शन पर इसमें काम किया जाता है। बेसिकली वातावरण के साथ कैसे तालमेल बैठाए, और तालमेल बैठाने के लिए जो मानसिक अनुभव होते हैं उनका यूज किया जाता है। जैसे अभी वातावरण के साथ तालमेल कैसे बैठाना है, आपको अपना एग्जाम पास करना है, उसकी तैयारी में आप लोग लगे पड़े हो, तो वातावरण के साथ तालमेल बैठाना है, तो उसके लिए मानसिक जो अनुभव है, ठीक है, तो माइंड के अंदर जो आपका फंक्शन काम कर रहे हैं कि भाई ये पढ़ना, वहां से पढ़ना है, ऐसे काम करना है, सर के ने प्रीवियस सर के क्वेश्चन डाल दिए, अभी जल्दी मॉक टेस्ट भी डालेंगे, वो भी करने हैं, इनकी क्लास देखते, तो इस प्रकार से माइंड के अंदर जो फंक्शन चल रहे, अलग अलग चल रहे, ठीक है, तो वो मानसिक अनुभव का आप लोग जो यूज करो, ठीक है, डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज का यूज करो आप लोग अपने माइंड के अंदर, तो उनका यूज करके जब आप लोग वातावरण के साथ तालमेल बैठाते हो, ठीक है, बेसिकली अपने एक तरीके से कह सकते हो व्यवहार को भी इसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हो, तो आपको वो प्रकार्यवाद के अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखें अभी आपके 2 स्कूल हुए, ठीक है, अभी आपके 2 हुए, और 2 के बाद अभी आपके बच्चे हैं व्यवहारवाद। इसकी कल आपकी एक वीडियो डल जाएगी, और उसके बाद फिर आपके गेस्टोल्टवाद। नेक्स्ट क्लास अब आपकी जो होगी गेस्टोल्टवाद यानी कि समग्रवाद के ऊपर अब आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये बचेगी आपकी कोग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, और इसको मैं एक क्लास के अंदर करा दूंगा, और फिर आपकी जो मेन थ्योरी है, जो मेन मनोवैज्ञानिक है, उनकी क्लास में आपको कराऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा चैप्टर है, ठीक है, ये कुछ क्लासेज में आपका खत्म होगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है, क्योंकि मैंने मनोवैज्ञानिक इसके अंदर आपके ऐड कर दिए, तो बड़ा चैप्टर है, इसको खत्म होने में कुछ क्लासेज आपकी लगने वाली है, तो तब जाके आपका चैप्टर खत्म होगा। बेसिकली DSSB का कोर्स आपका बड़ा कोर्स है भाई आपका। ठीक है, तो लेकिन अगर आपने इसको कर लिया तो समझ लेना दूसरे एग्जाम की तो वैसी हो जाती है। कोई क्वेश्चन आपका बचाओ पूछ लीजिए, या पर फिर आपकी क्लास खत्म हो जाती है। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये एनसीईआरटी का भी कंटेंट है। ठीक है, जो आपको ये चीजें दी जाती है इसमें एनसीईआरटी, एनओएस और इग्नू बी एड
और जो मेरे पास मतलब मेरा खुद का रहता है वो तो रहता ही रहता है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो पेपर डी ट्रिपल एस बी के अंदर उठाया जाता है ना, वो सबसे ज़्यादा एनवाईएस में से उठाया जाता है, फिर एनसीईआरटी में से उठाया जाता है, फिर इधर उधर से भी उठाया जाता है, ठीक है। तो मैं इन तीन चार मतलब ऑथेंटिक किताबें हैं, उन्हीं को लेकर चलता हूँ। मैं पब्लिकेशन पब्लिकेशन को ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस नहीं देता, एक तो गलतियाँ रहती है ज़्यादा उनके अंदर, ठीक है। थोड़ा बहुत अपना वैसे ही ले लेता हूँ नॉलेज के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। ठीक है। सिलेबस आधे से ज़्यादा हो गया है अभी तो आपका, ठीक हो जाएगा आपका, डोंट वरी। आपके पेपर से तो काफ़ी पहले हो जाएगा, अभी तो पेपर की कुछ नहीं दिख रहा। कुछ और क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर मैं सी टेट का पेपर भी दे रहा हूँ नंबर इंक्रीज करने के लिए, तो इससे तैयारी हो जाएगी क्या? अरे सी टेट तो इसका आगे बहुत बच्चा है। ठीक है। सर आज मेरा रीट लेवल 1 क्लियर हो गया, आज रिजल्ट आया है। सैयद रमीज, अरे कॉन्ग्रेचुलेसन भाई। ठीक है। सर मैंने डीएसपी पे आर टी बैच 18 मई को ज्वाइन किया, बहुत वीडियो हो गई। आप पुरानी वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। बात एक ही बनेगी, लाइव के बाद वो रिकॉर्डेड में चली जाती है, ठीक है। जनरल साइंस की क्लास नहीं होती? नहीं, जनरल साइंस की तो होती है क्लास। सर अभी शुरू करेंगे तो हो जाएगा, हाँ नगमा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आप प्रैक्टिस और करते रहो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, उनसे प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। ठीक है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ आपसे, तब तक ध्यान रखना, पढ़ते रहना। गुड नाइट, टेक केयर।